नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब खुले सैन्य संघर्ष में बदलता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अमेरिका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर बड़े हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में सैन्य कमांडर सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। वहीं उत्तर पश्चिमी ईरान के तबरीज मिसाइल फील्ड में आग लगने की खबरें सामने आई हैं, जिसे IRGC एरोस्पेस फोर्स संचालित करती है। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन, कुवैत, ओमान और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। बहरीन में एयर रेड सायरन बजे, कुवैत ने ड्रोन इंटरसेप्ट करने की बात कही और पूरी खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच उत्तरी इराक में एक अमेरिकी सैनिक की मौत ने तनाव को और बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि संघर्ष अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। तेल सुविधाएं, बंदरगाह, बिजली संयंत्र और जल शोधन संयंत्र भी निशाने पर आने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या यह टकराव पूरी खाड़ी क्षेत्र को युद्ध की आग में धकेल देगा और इसका असर भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कितना भारी पड़ेगा। एक पहले रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष अब खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका ने सोमवार को लगातार 9वीं रात ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इन हमलों में सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकानों और मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद उत्तर पश्चिमी ईरान के तबरीज मिसाइल फील्ड में आग लगने की खबर सामने आई, जिसे IRGC एरोस्पेस फोर्स संचालित करती है। तबरीज से उठती आग की लपटें इस बात का संकेत हैं कि संघर्ष अब ईरान के रणनीतिक सैन्य ढांचे तक पहुंच चुका है। अमेरिकी कार्रवाई का फोकस केवल मिसाइल ठिकानों पर नहीं, बल्कि बंदरगाहों और तटीय बुनियादी ढांचे पर भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच उत्तरी इराक में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक सैनिक बिना फटे ईरानी ड्रोन को नियंत्रित विस्फोट से नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक अन्य सैनिक घायल हुआ है। इस घटना ने वॉशिंगटन के लिए राजनीतिक और सैन्य दबाव दोनों बढ़ा दिए हैं। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन, कुवैत, ओमान और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत ने कई ड्रोन इंटरसेप्ट करने की बात कही है, जबकि बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी चिंता अब नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों को लेकर है। कुवैत के जल शोधन और बिजली संयंत्र पर 2 दिनों में दूसरी बार हमला हुआ। खाड़ी सहयोग परिषद ने ऐसे हमलों को बेहद खतरनाक और संभावित युद्ध अपराध बताया है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका ने खुजेस्तान प्रांत में निर्माणाधीन डार्खोविन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की साइट को निशाना बनाया। हालांकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वहां परमाणु सामग्री मौजूद नहीं थी और रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह 2026 में किसी निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा परियोजना पर पहला प्रत्यक्ष अमेरिकी हमला माना जाएगा। संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल निर्यात होता है। वॉइस ओवर, इराक ने भी होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए बसरा से तुर्की और सीरिया तक नई तेल पाइपलाइन की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि जब तक ईरान को युद्ध में मजबूत बढ़त महसूस नहीं होगी, तब तक न लड़ाई रुकेगी और न बातचीत आगे बढ़ेगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान की परमाणु मिसाइल क्षमता की हर संभावना खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष सीमित सैन्य कार्रवाई तक रहेगा या पूरा खाड़ी क्षेत्र एक व्यापक युद्ध की चपेट में आ सकता है। चलिए रुक करते हैं। हम चर्चा का 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं अब हालात किस ओर रुख होने वाले हैं। 2 खास मेहमान, कैप्टन अनिल गौड़ है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अहलावत हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में कैप्टन अनिल गौड़ सर करूंगा। सर, अमेरिका की लगातार 9 रातों की स्ट्राइक को आप सैन्य दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं और क्या आने वाले समय के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी ऐसा है, देखिए, ये जो अमेरिका की स्ट्राइक हो रही हैं, आप इस संदर्भ में देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने पहले ही कहा था कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान है वो खोलेगा नहीं, वहाँ पे फ्री मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, तो ये स्ट्राइक्स जो है दोबारा शुरू हो जाएंगी और जो ये पीस एग्रीमेंट है ये खत्म, आप एक हिसाब से खत्म समझिए। तो
ईरान अपनी उसी चालों पे रहा है। आपने देखा उसके कितने टैंकर अभी यहाँ पे जो हैं उनको उड़ा दिए, और ये कहा कि देखिए जी ये हमारी परमिशन के बिना इधर जा रहे थे। अब देखिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है ऑफ सीज, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके अंदर तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए ना। अब ईरान ने सोचा कि ठीक है जी, अब मैं यहाँ से पैसे कमा लूंगा, अपने आप कर लूंगा यहाँ पे, तो ये जो चीज है सबसे बड़ा, देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं इसको इस हिसाब से देखता हूँ कि ईरान एक ऐसा रोग स्टेट बन गया है जब से ये आईआरजीसी का जो रेवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे, और जो ये ऐसा एक रोग स्टेट बन गया है जिसने सारी दुनिया के अंदर आतंक जो है वो मचाना शुरू किया है। आप देखिए जो तीनों जो मेन जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमास है, हूती है, और ये आपका जो क्या कहते हैं हिजबुल्लाह है, ये स्पॉन्सर्ड बाय ईरान, सब सारा कुछ। इनफैक्ट मैं ये भी यहाँ तक आपको कहूँ कि जो 7 अक्टूबर का जो जो था वाक्य, जिसके अंदर हमास ने इसराइल के अंदर अटैक किया, वो भी ईरान के कहने पे किया। क्यों? क्योंकि उसके दूसरे दिन ही कतर के अंदर अमेरिकन ये इजराइल एम्बेसी खुलने वाली थी, और उसका जो प्लेन है वहां पे आने वाला था। तो वो एक एक रिकंसिलिएशन चल रहा था, पर ईरान नहीं चाहता। और थोड़ा अगर आप और पीछे चले जाएं, जो बिल क्लिंटन जी ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जब यासर अराफात और उसके इनके इजरायली प्राइम मिनिस्टर के कैंप डेविड के अंदर बैठ के बातचीत हो रही थी, तो उसके अंदर उसमें कहा, उसके अंदर 2 नेशन थ्योरी भी मान ली उन्होंने, इजराइल ने, उन्होंने वेस्ट बैंक की जगह भी देने के लिए मान लिया। पर जो अपना यासर अराफात ने कोई काउंटर प्रपोजल नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, वहां से उठ के आ गया। और बिल क्लिंटन ने कहा कि ये देवर ओनली इंटरेस्टेड इन किलिंग द ज्यूज, क्योंकि ये जो एक मानसिकता है ईरान के, जो आईआरजीसी की, वही मानसिकता इनके अंदर है। अब आप देखिए, एक चीज आप जब एक एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, तो आपने उसमें कहा जी लेबनान से हिजबुल्लाह के वहां पे पूरे जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ये कार्रवाई चल रही इसराइल की, उसको रोकिए। क्यों? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके खिलाफ वो कर रहा है, तो आप उसको रोकने में क्यों उसको कह रहे हो? ये तो वही बात हो जाएगी कि पाकिस्तान हमें कहेगा कि जी आप जो एलईटी और ये बाकी जो है ऑर्गेनाइजेशन, इनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दीजिए। तो एक चीज जो ये है सबसे बड़ा जो इधर मिडिल ईस्ट के अंदर आज ये बन गया है, वो ये है कि ईरान एक रोग स्टेट बन गया, मैं तो साफ कहूंगा। क्योंकि आईआरजीसी जो है उसके अंदर कोई लीडरशिप नहीं है। हर हर एक आदमी जो है वो अपने चल रहा है। प्रेसिडेंट साहब अपने चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपना चलता है, आईआरजीसी के कमांडर जो है वो अपने चल रहे हैं। जिसके जिसके हाथ में जो है वो कहता है चलो मैं ही छोड़ देता हूँ, फुलझड़ी यहाँ से छोड़ दूंगा, मैं फुलझड़ी वहां से छोड़ दूंगा, नॉट रियलाइजिंग कि ओवरऑल जो है। अभी स्टेटमेंट आया, आपको मैं याद दिलाऊं, और उसने कहा कि हम अगर 10 दिन पहले जो है ये सीज फायर का एग्रीमेंट वगैरह कर लेते तो इतना नुकसान हमारा नहीं होता। तो आज आप देखिए, अब अमेरिका ने वही कार्रवाई करनी शुरू कर दी जो उसने कहा था कि वो इस सिविलाइजेशन को पूरा खत्म कर देगा। सिविलाइजेशन को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि सिविलाइजेशन, बट आईआरजीसी का जो है वो जो उसका एक जो है उसका कैपेबिलिटी कि हर जगह डिस्ट्रप्शन करना, ये करना, वो खत्म करेगा। और अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में प्रॉब्लम रहेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, खाने की जो पैदावार वो कम हो जाएगी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएगी। पर अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट तो सारी दुनिया है। अगर सारी दुनिया है तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि दुनिया के सारे जितने ये लीडर्स हैं, वो चाहे फ्रांस है, अपना जर्मनी वगैरह, सब उनको आईआरजीसी को समझाना चाहिए कि भाई आप देखिए अब ये जो है बहुत हो गया, इसको बंद करिए, नहीं तो अदरवाइज ईरान के लोगों के लिए मुश्किलातें होंगी। जिस तरीके से पोर्ट्स बंद कर दिए और जिस तरीके से उनका सप्लाईज बंद कर रहे हैं ये अमेरिकन फोर्सेस, तो उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी। आईआरजीसी ठीक है वो चलता रहेगा, ये जो है वो कट्टरपंथी तरीके से चल रहे हैं, वो उस हिसाब से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क पड़ेगा ईरान की पॉपुलेशन को। तो इसीलिए, और दुनिया की पॉपुलेशन को, इसलिए ये जो चीज है बड़ी बड़ी क्रूशल स्टेज पे है आज। और उसमें अगर ईरान जिस तरीके से बाकी खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकन एसेट्स हैं वहां वो उसको जो है अटैक कर रहा है, तो घाटा किसका होगा? उसी का होगा। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका, मैं रुक करता हूँ डॉक्टर अभिषेक अलाव सर का।
सर, अब ईरान के अंदर हालात जिस तरह के बन रहे हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, जहां पर अटकलें भी लग रही थी, बातचीत का दौर भी जारी है, कूटनीति भी कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो रही है, इन सब चीजों को मिला के आप किस तरह से देख रहे हैं और आने वाला समय अब किस ओर इशारा कर रहा है? साहिल जी, सर्वप्रथम कैप्टन सर को और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। और ये जो अभी हम स्थिति देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं, जैसे सर ने बताया, सबसे बड़ा गुनहगार खुद ईरान है। जो ईरान का जो रजीम है, वो जब से इस सत्ता में आया 79 के बाद, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन सो कॉल्ड वहां पे हुआ, उसके बाद से ही उन्होंने, आपको याद होगा म्यूनिख ओलंपिक में किस तरीके से इजरायलियों को मारा था उन्होंने, ये एक शर्मसार करने वाली हरकत थी। और जैसा कि सर ने कहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ईरानी का ही है। क्योंकि ये जो ट्रिपल एच जो हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूतीज, ये तीनों प्रॉक्सी फोर्सेस हैं जिनको फंडिंग, आर्म एंड फंडिंग दोनों ही ईरान की तरफ से की जाती है। और इन लोगों के साथ बैठना इसलिए प्रॉब्लम में है, ये अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको इस तरीके से घोट के पी गए हैं कि ये उसके अंदर बदलाव लाने के लिए किसी भी कीमत में तैयार नहीं है। और ये समस्या मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों से आज की तारीख में खत्म हो चुकी है, परंतु पता नहीं क्यों ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान, ये कुछ ऐसे चंद देश रह गए हैं जिनके यहाँ का मुसलमान जो है वो किसी भी हालत में ज्यूज के साथ या रेस्ट ऑफ द किसी भी रिलीजन की आप बात कर लीजिए। लेबनान एक समय प्रोमिनेंट क्रिश्चियन कंट्री हुआ करता था, 60% वहां पे क्रिश्चियन होते थे। जैसे ही वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी, आज लेबनान की स्थिति आप देख लीजिए, यमन की स्थिति आप देख लीजिए। तो ये जो कट्टरपंथी सोच है, असल कारण वो है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये बात है। सेकंड जो बात मैं रखना चाहता हूं, ये कि इस वॉर से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के जो रोकने से अमेरिका को रोज फायदा ही होता हुआ अब मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए अपने सारे मित्र मुल्कों को, जो उसके सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज थे, ये जो मिडिल ईस्टर्न जितनी भी ये डिक्टेटरशिप्स है, जो ये सल्तनट्स है, सऊदी अरबिया ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, ये सब, जॉर्डन ले लीजिए, ये सब अमेरिका की प्रोटेक्टरेट्स थी। आज की तारीख में अमेरिका के एक एक्शन का बदला ईरान अमेरिका से लेने में सक्षम नहीं है, इजराइल से लेने में इस तरीके से सक्षम नहीं है, तो हमला कर रहा है उसके प्रोटेक्टरेट्स के ऊपर। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है चाइना को और इंडिया को, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो ऑयल का जो रिक्वायरमेंट्स होती थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आती थी। यूरोप की हालत बहुत खराब है, यूरोप वाले रोज चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, परंतु अमेरिका किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ऑयल एंड एनर्जी और फर्टिलाइजर्स में सेल्फ सफिशिएंट है। वेनेजुएला जो वर्ल्ड के बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स में से है ऑयल के, उसके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर ही लिया है। तो अमेरिका को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्ट्रेट ऑफ, जो उनकी पनामा कनाल है, उसको भी अमेरिका ने रिक्लेम कर लिया है। तो अमेरिका को तो अपने यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है, एक अमेरिकी पॉलिटिशियन की मैं वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हुए एक भाषण दे रहे थे, मैंने वो सुना, तो वो ये कह रहे थे कि इससे अमेरिका अपने आप को स्ट्रांग बना के उभार रहा है और ज्यादा। परंतु इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अमेरिका गलती कर रहा है। एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर अमेरिका की जनता के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका, ईरान को अगर नस्तनाबूद करना तो संभव है ही नहीं। अगर बूट्स ऑफ द ग्राउंड भी, अगर अमेरिका वो भी करने की कोशिश करता है, उसके बिना तो कोई ये आईआरजीसी को हटाना संभव ही नहीं है। सैनिक भेजने पड़ेंगे ईरान में। परंतु अगर वो करता है, तो मेरे को डर ये है कि जो हालात इराक में हुए, सीरिया में हुए, कि एक अलग अलग मिलिशियाज बन गई, छोटे छोटे आईसिस स्टाइल एक और ज्यादा कट्टरपंथी टेररिस्ट ग्रुप उभर जाए, ऐसी मेरे को संभावना लगती है। और फिलहाल जिस तरीके से दोनों पक्षों से कार्रवाई चल रही है, मुझे ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इसी तरीके से ब्लॉक रहेगी। समझदारी इसमें है कि भारत और बाकी मुल्क भी अपनी एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई करें, और अमेरिका की चांदी होगी, क्योंकि हमारे लिए अब हम ज्यादातर अब कोशिश करेंगे वेनेजुएला से खरीदने की और इधर उधर से खरीदने की, तो अमेरिका विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस वॉर राइट नाउ। जी ठीक है सर, करता रुक दोबारा आपका, मैं कैप्टन सर का रुकना चाहूंगा। सर, क्या ईरान अभी भी प्रभावी जवाबी हमला करने की स्थिति में है, उस स्थिति में है,
और उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल भंडार हैं, मोबाइल लॉन्चर हैं और भूमिगत ठिकाने जो हैं, उनको देखते हुए वे लंबे समय तक क्या अमेरिकी और खाड़ी ठिकानों पर अपना दबाव जो है वो बनाए रख सकता है? बिल्कुल बना के रख सकता है, क्योंकि देखिए उसको 40 साल मिले हैं ये लड़ाई के लिए प्रिपेयर करने के लिए। 40 साल जब से, और उसने इराक के अंदर भी जब अमेरिका ने घुसा है और उधर लीबिया के अंदर भी घुसा है, इसने सारा स्टडी किया है। और इसने बहुत तरीके से अपने जो है, आपने देखा हमास के टनल्स आपने देखे ना, वो तो सारे पिक्चर्स आ गई। इसके टनल्स उससे भी बढ़िया हैं, और वो ऐसे हैं, इतने अंदर हैं कि ये जो इनके बंकर बस्टिंग बॉम्ब वगैरह, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है 100 मीटर तक जाता है, उससे ज्यादा उसका असर होता नहीं बहुत। अभी उससे और बड़ा कोई उन्होंने बनाया नहीं है कि जो अंदर चला जाए। इन्होंने 2-2, 3-3 किलोमीटर नीचे का अपने वो सारे बेसिस वो रखे हुए हैं, ड्रोन्स भी। और वो, और मेरे को कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि अंदर नीचे कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बनाई हो इन्होंने। क्योंकि देखिए 40 साल के अंदर एक देश जो है, अगर वो एक चीज आमादा कर लेता है, मैंने ये करना है, और उसको पता है कि अगर मैं सरफेस पे करूंगा, कहीं फैक्ट्री पर लगाऊंगा, तो वो नष्ट कर देगा। जिस तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है, इसराइल हमेशा उनकी नष्ट कर देता है। और अगर ये यही चीज जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर ऊपर होती, जमीन के ऊपर होती, तो ये कब की डिस्ट्रॉय कर दी होती अमेरिका ने। तो ये जो चीज है, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज निकली है। और ये मैं कहूँगा इनका जो हुक्म का यक्का यक्का निकला है इनके हाथ में। और ये इसकी इसकी जो भनक मोसाद को भी नहीं थी, और इसकी भनक जो सीआईए को भी नहीं थी कि ये इस तरीके का चीज है। अब क्या अमेरिका क्या कर रहे हैं, उनके जो लॉन्चर्स हैं वो वहां कोशिश करता है, जैसे कोई मिसाइल कहीं लॉन्च होती है तो उसको उड़ाने की कोशिश करता है। पर देखिए आप कितना कर लेंगे उसके अंदर। आपके पास मोबाइल लॉन्चर्स हैं, आप यहाँ से लॉन्च करेंगे, आप उसको ले जाएंगे भगा के कहीं और, तो कितने आप डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो ये कैपेबिलिटी जो है ईरान की, वो कहते हैं ना स्पॉइलर कैपेबिलिटी, वो रहेगी। और ये चीज जब तक आप, या तो ईरान के जो है आईआरजीसी के इनके जो बैठ के इसको एक बार खत्म करें कि हाँ जी ठीक है अब हम नहीं करेंगे ये सारा कुछ, पर वो होने नहीं वाला। क्योंकि इनकी जो मंशा है वो नहीं है उस हिसाब की। वो सीधी की सीधी है कि भाई देखिए हमने इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी है, आप जो मर्जी कर लीजिए। तो ये चीज जो है, यही चीज जो इसको लड़ाई को खत्म ये नहीं होने देगी। क्योंकि आप उनके जो जजीरा है उसका मिसाइल्स का, ड्रोन्स का वगैरह, वो आप खत्म नहीं कर सकेंगे। तो वो उन्होंने चलते रहना है। अगर देखिए किसी दिन भी वो 2-4 मिसाइल किसी और शहर की तरफ कर देगा, तो उसमें से आप उसको इंटरसेप्ट कर लेंगे। पर हो सकता है अगर 5-10 फेंकेगा तो उसके अंदर एक आधी तो कहीं ना कहीं गिरेगी, कोई ना कोई कैजुअलिटी होगी। तो ये चीज जो है, ये स्पॉइलर कैपेसिटी जो है ईरान की रहेगी, इसके अंदर खत्म नहीं होने वाला ये। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका। मैं डॉक्टर अभिषेक का करता हूँ। सर, रूस और चीन की संभावित भूमिका इस संघर्ष की दिशा को कितना बदल सकती है? क्या दोनों देश ईरान को कूटनीतिक, आर्थिक या सामरिक समर्थन देकर अमेरिकी दबाव को संतुलित करने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड ने, वेस्टर्न हेमस्फेयर ने, खासतौर से अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोप अप किया रशिया के खिलाफ, और ये रशियन यूक्रेन वॉर भी बहुत ब्लडी वॉर हो चुकी है। ये दुनिया इस समय स्टेट ऑफ होमोज की वजह से इस पे ध्यान नहीं दे रही है। लगभग 14 लाख के आसपास का आंकड़ा पहुंच चुका है वहां पे डेथ्स का, रशियन साइड में केवल। ये रिपोर्ट्स आ रही है जो रिसर्च करी है मैंने। तो इतनी बड़ी प्रोलोंग वॉर वहां पे चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि चाइना और रशिया हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? उनकी इच्छा यह है कि इस जिस तरीके से हम लोग रशिया ब्लीड आउट कर रहा है, इसी तरीके से प्रोलोंगली अमेरिका भी इस कॉन्फ्लिक्ट में फंस के रह जाए। क्योंकि ईरानी तो बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू सरेंडर ऑन एनी कॉस्ट। और हकीकत यह है कि अगर कोई ईरानी नेतृत्व सरेंडर करने के लिए अमेरिकी शर्तों के ऊपर तैयार हो जाता है कि हाँ जी हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना सरेंडर कर देंगे एब्सोल्युटली, एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट, तो उस आदमी को ईरान की जो ये जो आईआरजीसी और जो कट्टरपंथी सोच के वहां लोग हैं उसको जिंदा नहीं रहने देंगे, उसके परिवार तक को ईरान में रहने नहीं देंगे। उनको आना पड़ेगा, क्योंकि उसको कहेंगे कि ये शैतान के सामने इन्होंने हाथ मिला लिए, शैतान के सामने घुटने टेक दिए। तो वो अपने ही बनाए हुए ये जो उनका प्रोपोगेंडा है, जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को ये सिखाया, उसके उस समय गुलाम है। वो चाह के भी अमेरिका के साथ हाथ मिलाने में सक्षम नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका
कि समस्या ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा जा सकता है अगर अमेरिका ग्राउंड एफर्ट शुरू कर दे, अपनी सेना जो है वो ग्राउंड पे उतार दे। पर उसके लिए अमेरिकी नागरिक तैयार नहीं है। अमेरिकी नागरिकों ने बहुत अपने नागरिकों की जान गंवा चुके हैं वो इस मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस में, जो अमेरिका का ही क्रिएटेड है। तो मोटे मोटे उसमें देखा जाए तो रशिया एंड चाइना वो ये चाहते हैं कि अमेरिका ईरान से सफलतापूर्वक बाहर ना निकले। अमेरिका चाहता था कि वो चाइना को हिट के जो ऑयल इंपोर्ट्स है उसको हिट करे, अमेरिका ने किया, तो उसका बदला तो जरूर लेगा चाइना। और चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे हैं। जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ईरान के पास आ रही है, ईरान अपने आप में उतना कैपेबल है ही नहीं। उसको कहीं ना कहीं चाइना और रशिया की तरफ से एमुनिशंस के मामले में भी और इंटेलिजेंस के मामले में भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। जी ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं कैप्टन अनिल गौड़ सर का रुख करना चाहूँगा। अनिल सर, आने वाले 72 घंटे को आप कितना निर्णायक मानते हैं? क्या आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों में युद्ध विराम या बैक चैनल बातचीत या किसी बड़े सैन्य विस्तार की संभावना सबसे ज़्यादा है? और दुनिया को किस संकेत पर सबसे अधिक नज़र रखनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा डर ये है कि ये जो युद्ध विराम का तो अब आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो उन्होंने 60 दिन के लिए युद्ध विराम रखा था वो तो उन्होंने दोनों ने कहा कि खत्म। ईरान ने तो कह ही दिया कि ये खत्म है। अमेरिका ने पहले कह दिया था कि जी अगर ये नहीं करेगा, स्टेट ऑफ हार्मरूज नहीं खोलेगा, तो हम इसको बॉम्ब करके इसकी पूरे के पूरे खात्मा कर देंगे। तो वो तो युद्ध विराम वाला तो चक्कर आप छोड़ दीजिए, वो तो होना ही नहीं वाला अब। दूसरी बात ये है कि ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए जैसा अभी डॉक्टर अभिषेक ने भी बताया, चीन और रशिया जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए चीन की ने जो है उसकी रेलवे लाइन जो है आज वो तेहरान पहुंच गई है, और वो शिपिंग चाहे उसकी बंद हो, वो रेलवे लाइन से अपने भेज रहे हैं। और वो 14 दिन के अंदर उसकी जो है वो जो रेलवे लाइन वहां से जो चलता है, वहां से शंघाई वगैरह उधर से चाइना से, वो 14वें दिन यहाँ पहुंच रही है आराम से। तो ये जो चीज है ये बड़ी चीज है, और उसके अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा ये किसी को नहीं मालूम। तो एक चीज वो, दूसरा जो इनको टेक्निकल जो चीजें चाहिए, जो सेटेलाइट वगैरह से जो इनको सारी बातें जो चाहिए इंफॉर्मेशन, वो चीन दे रहा है इसको। जैसे चीन ने पाकिस्तान को दी थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके तो कई उन्होंने रडार वगैरह भी मैन किए थे। पर यहाँ पे अब मैनिंग तो नहीं है, पर ये है कि उसको इंफॉर्मेशन जो है वो उनको मिल रही है पूरी, कि भाई ये यहाँ पे है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पिन पॉइंट एक्यूरेसी जो है, वो जब तक आपके पास ग्रिड रेफरेंस नहीं होगा, आपके पास जो है 12 फिगर ग्रिड रेफरेंस नहीं होगा, आप 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस के ऊपर उसको इतनी पॉइंट पॉइंट एक्यूरेसी नहीं कर सकते। तो 12 फिगर होगा आपका, तो आपकी जो मिसाइल है वो वहीं के वहीं आएगी। जो कहते हैं ना उसके अंदर किल रेडियस जो होता है उसका 1 मीटर 2 मीटर के बीच में ही गिरेगी। तो ये चीज है, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये उसको चीन प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है रशिया भी कर रहा हो। तो ये चीज जो है बड़ी खतरनाक बनी हुई है। अब हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारे को। चलो फर्टिलाइजर जो है हमने अभी यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे भी प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है एनर्जी, वो है क्रूड ऑयल की। अब क्रूड ऑयल जो है, और सबसे देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही हमारे कितने 8-9 रिफाइनरीज हैं जो सारी दुनिया का क्रूड जो है उसको कर सकती है, किसी भी तरीके का हो। तो इसलिए अब एक और चीज बन रही है हिंदुस्तान के लिए, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बन रहा है, और एक इनके लिए जो है मैं कहूँगा एक चुनौती भी है कि क्रूड वहां से आए और उसको वो रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन वगैरह को बेचे, तो ताकि रेवेन्यू उसका बढ़े, ताकि जो क्रूड की प्राइस बढ़ रही है ऊपर वो उसकी कंपनसेट हो जाए हिंदुस्तान की, तो हमारा नेट आउटफ्लो जो है वो जीरो हो जाए। तो इसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अब चुनौती वही रहेगी कि हम जो है अपना जो एनर्जी नीड्स है उसको किस तरीके से सुरक्षित रखें, और किस तरीके से हम डिप्लोमेटिकली सबके साथ, चाहे यूरोपियन यूनियन है, रशिया है, हमारा जो अमेरिका के साथ भी, ये इसको ठीक रखे तो हम अपना फायदा ले, क्योंकि उसके अंदर वही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है सर, मैं रुक करूंगा डॉक्टर अभिषेक सर का। सर, भारत की बात करते हैं, आप भारत को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं इन सब घटनाक्रम के बीच में? देखिए, देखिए जिस तरीके से ये इसके ऊपर डब्ल्यूएचओ के चीफ भी बोल चुके हैं, इंटरनेशनल जो एनर्जी अथॉरिटी है उसके चीफ भी बोल चुके हैं
कि आज जो ये स्थिति है यह अभूतपूर्व है। ऐसा इतिहास में इतना बुरा समय कभी नहीं देखा गया फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी आज की तारीख में इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो रुकाव है इसको महसूस कर रही है। पूरी दुनिया की धड़कनें इस समय, इकोनॉमिक धड़कनें इस समय बहुत ज्यादा थम के चल रही है। खासतौर से जो मिडिल ईस्टर्न जो पावर जाइंट्स हुआ करते थे, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, इन सब की हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इनका तो पूरा ही का पूरा ट्रेड यहीं से हुआ करता था। अमेरिका ने वेनेजुएला कब्जा लिया है, उसके पास कनाडा है, कनाडा के पास भी पर्याप्त मात्रा में ऑयल है। अमेरिका और जो अमेरिकन ये कंट्रीज हैं इनकी तो ऑयल नीड्स कंप्लीटली ओके है। समस्या आ रही है यूरोप को, हमारे जो ईस्ट एशिया का एशियन कंट्रीज हैं उनको समस्या आ रही है, जापान को तो समस्या आ रही है, सिंगापुर को समस्या आ रही है, चाइना को भी समस्या आ रही है। इंडिया फिर भी इतने खराब माहौल में फिर भी हम लोग इस समय कंपैरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम इस समय अभी बेहतर सिचुएशन में हैं। परंतु बेहतर का मतलब ये नहीं है कि वी आर इन ब्लू या ग्रीन है। तो हमारे लिए भी अपनी कमर कसने का समय, हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और तेजी से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी एनर्जी नीड्स को। वेनेजुएला के साथ हमारे समझौते हुए हैं, जल्द से जल्द उन्हें हकीकत में तब्दील करना पड़ेगा। वेनेजुएला से इंपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी कहीं जाके थोड़ा सा हम, क्योंकि हम रिफाइनिंग, वी आर द बिगेस्ट रिफाइनर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। तो जब हमारे पास क्रूड ऑयल वेनेजुएला से आना शुरू हो जाएगा बड़ी मात्रा में, तो कहीं ये जो प्रेशर पूरी दुनिया पे एनर्जी क्राइसिस का बना हुआ है वो थोड़ा रिलीज होना शुरू होगा। और हॉर्मोज क्राइसिस को मैं एंड में कहना चाहता हूं कि अभी इसके समाप्त होने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि नेतन्याहू साहब इसके लिए किसी भी हालत में तैयार नजर नहीं आ रहे। ट्रंप साहब भले ही एक दो बार उन्होंने पास्ट में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने ये साइंस दिए कि हाँ वो ईरान के साथ कोई डील करना चाहते हैं, बट इजराइल की तरफ से एक भी बार इस तरीके का कोई सिग्नल नहीं आया है दैट दे वांट टू हैव अ डील विद आईआरजीसी और ईरानियन लीडरशिप। जी, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारा जुड़ने के लिए। कैप्टन अनिल गौड़ सर, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अलावा सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रही हैं। अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, ईरान जवाबी कार्रवाई का दावा कर रहा है और खाड़ी देशों में अलर्ट का स्तर बढ़ चुका है। तेल की कीमतें चढ़ रही हैं, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर खतरा मंडरा रहा है और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों की आशंका ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में कूटनीति इस आग को रोक पाएगी या फिर यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को युद्ध की नई और खतरनाक दिशा में ले जाएगा। फिलहाल नजर तेहरान, वाशिंगटन और खाड़ी देशों की अगली सैन्य और राजनीतिक चाल पर टिकी है। दार्स न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।